हेलो स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज सीखने की इस क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है माय फर्स्ट सी प्रोग्राम, मेरा पहला सी प्रोग्राम। इसमें हम लोग सीखेंगे एक बेसिक सी प्रोग्राम में स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है, उसके हर लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। प्लस यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से उसे कंपाइल किया जाता है सी प्रोग्राम को और कैसे रन होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा देखिए ये जो मेन प्रोग्राम है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इस लाइन से ऊपर तक जितना भी है, ये सी प्रोग्राम का एक बेसिक प्रोग्राम है सी लैंग्वेज का। तो फिलहाल पहला तो ये होता है कि सी लैंग्वेज हमारा केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है केस के मामले में काफी सेंसिटिव है। जो मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन स्मॉल लेटर में लिखे हैं वो आपको स्मॉल में लिखना है, और जो इंस्ट्रक्शंस कैपिटल लेटर में लिखे हैं वो कैपिटल लेटर्स में लिखना है। अगर आपने कैपिटल की जगह स्मॉल कर दिया या स्मॉल की जगह कैपिटल कर दिया तो आपके प्रोग्राम में एरर आने की पॉसिबिलिटी बनी रहती। जैसे मैंने यहाँ वॉइड मेन लिखा है स्मॉल लेटर में, तो इसको स्मॉल में ही लिखना है, आपको कैपिटल में नहीं लिखना है। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं वन बाय वन लाइन। तो फिलहाल ये जो फर्स्ट टू लाइंस हैं इन्हें कहा जाता है हेडर फाइल्स। तो ये हो गई हमारी हेडर फाइल्स। अब हेडर फाइल्स क्या होती है, देखिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। उन फंक्शंस का यूज करके हम प्रोग्राम की कैपेबिलिटी को या उसकी क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके लिए हमें केवल बस उस फंक्शंस का नाम लिख देना होता है। वो फंक्शन की जो भी कोडिंग होती है वो कोडिंग हेडर फाइल के थ्रू हमारे प्रोग्राम के साथ में कनेक्ट हो जाती है। तो फिलहाल फर्स्ट दो लाइंस को हम लोग बोलते हैं हेडर फाइल्स। अब हेडर फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है डॉट एच। हेडर फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। अब ये जो हेडर फाइल्स होती हैं, जैसे ही हम लोग अपने कंप्यूटर में सी लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर लोड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो सॉफ्टवेयर होता है वो सी ड्राइव के अंदर चला जाता है। फिर सी ड्राइव के अंदर हमारे काफी एक टर्बो सी नाम से, अगर हम लोग देखेंगे टर्बो सी नाम से एक फोल्डर बनता है। उस फोल्डर के अंदर बहुत सारे सब फोल्डर्स होते हैं, जैसे बिन हो गया, लिब हो गया, ऐसे ही हमारा होता है प्रोजेक्ट, और ऐसे ही एक और नाम होता है इंक्लूड। ऐसे करके करीब हमारे पास में 8 से 9 सब फोल्डर्स इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। इसमें जो हेडर फाइल्स होती हैं वो सभी इंक्लूड फोल्डर के अंदर अवेलेबल होती हैं। तो हेडर फाइल्स क्या हैं? किसी भी सी या सी प्लस प्लस प्रोग्राम के सबसे टॉप में लिखी जाने वाली फाइल्स को हेडर फाइल्स कहा जाता है। अब हेडर फाइल्स के अंदर हमारे जो प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। अब जो डेवलपर थे सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस के, उन्होंने क्या काम किया है, देखिए हर फंक्शंस को अलग अलग हेडर फाइल के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। जैसे मैथमेटिक्स के जितने भी फंक्शन है वो सारे मैथ डॉट एच हेडर फाइल के अंदर अवेलेबल है। ऐसे स्ट्रिंग के जितने भी फंक्शन है वो है हमारे स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल के अंदर। ऐसे कैरेक्टर के जितने फंक्शन है वो है हमारे सी टाइप डॉट एच हेडर फाइल के अंदर। इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस अवेलेबल होते हैं वो है हमारे stdio.h हेडर फाइल के अंदर। तो इस तरीके से हर फंक्शंस को अलग अलग हेडर फाइल्स के अंदर संग्रहित रखा गया है, और ये सारी हेडर फाइल्स अवेलेबल होती हैं इंक्लूड फोल्डर के अंदर, जो सी लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल होता है। जहां पे सी लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर लोड होता है वहीं पे ये इंक्लूड फोल्डर अवेलेबल होता है। तो हेडर फाइल्स क्या होती हैं? हेडर फाइल्स है प्रीडिफाइंड फंक्शंस का समूह। अब इन हेडर फाइल्स के अंदर उनकी कोडिंग्स लिखी होती हैं, उन फंक्शंस की कोडिंग लिखी होती हैं। अब कोई भी हेडर फाइल इंडिपेंडेंट अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होता है या अपने आप क्रियान्वित नहीं होता है। किसी भी हेडर फाइल को क्रियान्वित होने के लिए या एग्जीक्यूट होने के लिए किसी सोर्स कोड के साथ जुड़ना कंपलसरी होता है। जब वो हेडर फाइल किसी सोर्स कोड के साथ में कनेक्ट होगी उसी के बाद उस हेडर फाइल की कोडिंग एग्जीक्यूट होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हेडर फाइल अकेले एग्जीक्यूट नहीं हो सकती है,
उन्हें हमें किसी सोर्स कोड के साथ में कनेक्ट करना होता है। तो फिलहाल ये जो फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स हैं, फर्स्ट टू लाइंस में, ये हेडर फाइल्स के लिए लिखी गई हैं, जिनके थ्रू हम हेडर फाइल्स को अपने इस सी प्रोग्राम के साथ में कनेक्ट करते हैं। तो इसके वन बाय वन लाइन को हम लोग समझते हैं। देखिए, इन सी लैंग्वेज सिंबल हैश इज नोन एज प्री प्रोसेसर और डायरेक्टिव। जो यहाँ पे हैश यूज किया गया है, इसको प्री प्रोसेसर कहा जाता है, यानी कि ये हमारे कंपाइलेशन से पहले प्री प्रोसेसिंग का काम करने का करते हैं। अब यहाँ इंक्लूड क्या है, एक फोल्डर है जिसके अंदर conio.h हेडर फाइल अवेलेबल होती है। तो conio का पूरा नाम हो गया कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो फिलहाल ये जो है इंक्लूड फोल्डर के अंदर है, और ऐसे stdio भी क्या है, इंक्लूड फोल्डर के अंदर होता है। तो यहाँ हैश को बोला जाता है प्री प्रोसेसर। Include is a directory and all the header files like conio.h, stdio.h, math.h, ctype.h etc. are kept in it। जो include होता है वो एक डायरेक्टरी होता है। डायरेक्टरी मीन्स है फोल्डर, जिसको कमांड यूजर इंटरफेस जैसे कि लाइनक्स है, डॉस है, वहां पर जिसको डायरेक्टरी कहा जाता है, उसी डायरेक्टरी को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में बोला जाता है फोल्डर। तो इंक्लूड एक फोल्डर होता है और इसी फोल्डर के अंदर सभी हेडर फाइल्स अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट है हैश इंक्लूड stdio.h। अब यहां पर देखिए जो दो हेडर फाइल्स हैं, तो अब क्वेश्चन ये आता है, क्या हमारे प्रोग्राम में यही दो हेडर फाइल्स यूज होती है? नहीं, हमारे प्रोग्राम में अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट हम कितनी भी हेडर फाइल्स को यूज कर सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन ये आता है, क्या हेडर फाइल का एक प्रीडिफाइंड ऑर्डर है? जैसे हम क्या पहले कोनियो लिखे हैं, यहाँ पे फिर स्टूडियो लिखा, क्या हम स्टूडियो को पहले, कोनियो को सेकंड नंबर पे लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। यानी कि हेडर फाइल को डिक्लेयर करने का कोई ऑर्डर नहीं है। आप चाहे पहले स्टूडियो लिखिए और बाद में कोनियो लिखिए, या आप चाहे पहले कोनियो लिख लीजिए बाद में स्टूडियो लिख लीजिए, लेकिन कोई भी हेडर फाइल हम अपने प्रोग्राम में अगर यूज कर रहे हैं, तो उनको या उनसे रिलेटेड कोई भी फंक्शन हम अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, तो उन हेडर फाइल्स को हमारे प्रोग्राम के साथ में कनेक्ट करवाना कंपलसरी होता है। तो फिलहाल यहाँ फर्स्ट लाइन है हैश इंक्लूड stdio.h। इसका क्या मतलब होता है, देखिए, दिस लाइन includes the preprocessor directive include which includes the header file stdio.h। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इसका नाम होता है फुल फॉर्म stdio का, और इस हेडर फाइल का यूज हम लोग करते हैं जब अपने प्रोग्राम में कुछ इनपुट डेटा लेने के लिए इनपुट फंक्शंस का यूज करेंगे, और कुछ डेटा को प्रिंट करने के लिए आउटपुट फंक्शंस का काम करेंगे। तो उस दौरान stdio हेडर फाइल का यूज किया जाता है। तो stdio.h के थ्रू हम लोग इनपुट और आउटपुट एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। The header file stdio.h is used in every C program to implement input-output facilities। यानी कि किसी भी प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज को अप्लाई करने के लिए stdio.h हेडर फाइल का यूज करना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है include conio.h। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, हैश include conio.h, इट इज बेसिकली यूज्ड इन टर्बो सी IDE। IDE का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये क्या होता है, देखिए, किसी भी सी प्रोग्राम को या C++ प्रोग्राम को या जावा प्रोग्राम को जिस प्लेटफॉर्म में या जिस सॉफ्टवेयर में लिखा जाता है या जहां पे इसकी कोडिंग लिखी जाती है, उसे कहा जाता है IDE, मींस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब देखिए, जो सी लैंग्वेज है उसके लिए काफी कुछ हमारी IDE अवेलेबल होती है, जैसे टर्बो सी है, बोरलैंड है, या विजुअल सी है, या बहुत सारे और भी प्रोडक्ट आते हैं। जैसे जावा जो होती है वो आपका ब्लूजे पे रन होता है, वो एक्लिप्स पे रन होता है, वो जे क्रिएटर पे रन होता है, वो जे डेवलपर पे रन होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे IDE होते हैं अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन करने के लिए। तो यहाँ पर जो बेसिकली हम लोग बात करेंगे वो टर्बो सी और बोरलैंड के अकॉर्डिंग ही हमारी कोडिंग होगी। तो टर्बो सी IDE हैज टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस। जो टर्बो सी होता है उसके कोनियो हेडर फाइल के अंदर दो सबसे महत्वपूर्ण फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। एक है CLR CR यानी कि क्लियर स्क्रीन, और सेकंड होता है गेट CH मींस गेट कैरेक्टर। तो यहाँ पर देखिए, इस लाइन पे और इस लाइन पे ये दोनों फंक्शंस यूज हुए हैं। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है अगर हम लोग IDE के फॉर्म पे टर्बो सी का यूज करते हैं। तो
अगर हम लोग आईडी के फॉर्म पे बोरलैंड का यूज कर रहे हैं तो फिलहाल इन दो फंक्शंस को हम अगर यूज नहीं भी करेंगे अपने प्रोग्राम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो पहले बात कर लेते हैं CLR और CR फंक्शंस का क्या काम होता है। दिस इज यूज्ड टू क्लियर द प्रीवियस आउटपुट इन द आउटपुट विंडो। यानी कि टर्बो सी सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जब हम लोग कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो प्रीवियस प्रोग्राम का आउटपुट भी आउटपुट विंडो पे डिस्प्ले होता है, जिसे CLR और CR क्लियर कर देता है। यानी कि अगर हम अपने प्रोग्राम में CLR CR का यूज ना करें और टर्बो सी आईडी का इस्तेमाल करते हैं तो हमें पिछले प्रीवियस प्रोग्राम का आउटपुट भी अपने इस करंट प्रोग्राम के साथ में जुड़ा हुआ दिखाई देता है, जो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस तरीके से जो CLR CR है वो प्रीवियस प्रोग्राम के आउटपुट को क्लियर करके रखता है। यानी कि हमारे इस करंट प्रोग्राम के आउटपुट को दिखाने से पहले वो प्रीवियस प्रोग्राम के आउटपुट को क्लियर कर देता है, यानी कि क्लियर स्क्रीन इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आते हैं getch। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू होल्ड द आउटपुट विंडो, अदरवाइज व्हेन वी रन आवर कोड it will display the output window for just a fraction of second, so it is necessary to use it if we want to hold our output screen। तो देखिए होता क्या है, जब हम किसी टर्बो सी में प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो जो प्रोग्राम का आउटपुट विंडो होता है कुछ ही सेकंड्स के लिए हमें डिस्प्ले होता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाता है। तो getch क्या काम करता है, उस स्क्रीन के आउटपुट को होल्ड करके रखता है, यानी कि स्क्रीन को होल्ड करके रखता है, जिससे स्क्रीन जब तक हम लोग क्लोज विंडो नहीं प्रेस करेंगे या कोई बटन प्रेस नहीं करेंगे तब तक विंडो हमारे सामने ओपन रहता है। तो इस तरीके से getch का काम होता है, गेट कैरेक्टर ये स्क्रीन को होल्ड करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं void main क्या है। देखिए अब कोई भी C या C++ प्रोग्राम की स्टार्टिंग होती है मेन फंक्शन से ही स्टार्टिंग होती है। अब बिना मेन के कोई भी C या C++ का प्रोग्राम नहीं हो सकता, यानी कि ये जो फंक्शन होता है ये कंपलसरी होता है हमारे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। अब यहाँ पे जो मेन का स्कोप स्टार्ट होता है इस कर्ली ब्रेसेस से, और मेन जो है इस कर्ली ब्रेसेस तक स्कोप इसका रहता है। तो स्कोप का मतलब क्या है, वो मैक्सिमम दायरा या वो मैक्सिमम रीजन जहां तक कोई फंक्शन कॉल हो सकता है उसे उसका स्कोप कहते हैं। दिस लाइन इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ द मेन फंक्शन। ये जो लाइन है ये वाली लाइन, तो ये मेन फंक्शंस की शुरुआत को दर्शाता है। The main function is the point by where all C programs begin their execution। मेन वो प्रोग्राम फंक्शन होता है जहां से हर C प्रोग्राम अपनी शुरुआत करता है। void is the keyword used to specify the return type of any function। अगर किसी भी फंक्शन से पहले void लगा तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है मेन, ये किसी भी तरीके की वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। तो किसी भी फंक्शन से पहले void कीवर्ड का मतलब होगा वो फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता। तो void एक कीवर्ड है। when the function has no return values then we specify this keyword before the function name। जब कोई भी फंक्शन किसी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा तो हम लोग इस कीवर्ड को फंक्शन के नाम के पहले इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हमारा जो मेन स्टेटमेंट है वो प्रिंटफ स्टेटमेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, और उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर मैंने लिख दिया कंप्यूटर साइंस। अब ये जो डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है ये है एक स्ट्रिंग, और ये यूजर की अपनी चॉइस की स्ट्रिंग होती है। यहाँ डबल कोट्स के अंदर हम जैसा भी लिखेंगे सेम वही हमारे आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। अगर मैंने कंप्यूटर साइंस लिखा है तो ये कंप्यूटर साइंस प्रिंट हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ डबल कोट्स के अंदर लिखा होता कंप्यूटर टेक्नोलॉजी तो हमारी आउटपुट स्क्रीन पे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ जाता। तो इस तरीके से कोई भी चीज अगर हमें आउटपुट स्क्रीन पे स्टैंडर्ड आउटपुट स्क्रीन मॉनिटर पे प्रिंट करना है देन हम लोग प्रिंटफ फंक्शंस का यूज करते हैं। ये आउटपुट फंक्शन होता है, और जो भी चीज हमें मॉनिटर स्क्रीन पे प्रिंट करना होता है वो डबल कोट्स के अंदर यहाँ लिख दिया जाता है। दिस स्टेटमेंट प्रिंट्स द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग कंप्यूटर साइंस इनटू आउटपुट स्ट्रीम ऑन मॉनिटर स्क्रीन। यानी कि जो फंक्शन है आउटपुट फंक्शन है प्रिंटफ, ये कंप्यूटर स्क्रीन पर इस डबल कोट्स के अंदर लिखी हुई चीज को प्रिंट कर देता है। फिर getch पे हमारा प्रोग्राम खत्म होता है और ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो इस तरीके से जो मेन फंक्शन है वो हमारे किसी भी C या C++ प्रोग्राम में कंपलसरी होता है।
अब हम बात करते हैं किसी भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को अगर कंपाइल करना है तो हमें क्या काम करना होगा। तो सी प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए हमको जो बटन प्रेस करना होता है वो होता है CTRL, यानी कि कंट्रोल प्लस F9 का यूज करेंगे तो प्रोग्राम रन होगा, और कंपाइल करने के लिए हमें करना होगा ऑल्ट प्लस F9, यानी कि ऑल्ट प्लस F9 का अगर हम यूज करें तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल होता है, और अगर कंट्रोल प्लस F9 का हम यूज करते हैं तो हमारा प्रोग्राम रन होता है। तो रन करने के लिए हो गया कंट्रोल प्लस F9, और कंपाइल करने के लिए हमारा प्रोग्राम होता है, हमारा जो कोड होता है वो होता है ऑल्ट प्लस F9। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग होता है, फिलहाल मैं टर्बो सी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। तो टर्बो सी में रन करने के लिए कंट्रोल F9 और कंपाइल करने के लिए ऑल्ट F9 कीज का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं एक जो सी लैंग्वेज का प्रोग्राम होता है वो किस तरीके से कंपाइल होता है। तो सबसे पहले सी की एक कोड हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया कोड होता है जिससे हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड, यानी कि जो कोड लिखा जाता है उसको सोर्स कोड कहा जाता है। अब सोर्स कोड के साथ में प्री प्रोसेसिंग होती है। प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी सी लैंग्वेज का प्रोग्राम 3 स्टेप पे फिनिश होता है। फर्स्ट स्टेप को बोलते हैं हम लोग प्री प्रोसेसिंग, सेकेंड स्टेप होता है कंपाइल, थर्ड स्टेप होता है लिंकिंग। तो कोई भी सी लैंग्वेज का प्रोग्राम 3 स्टेप पे खत्म होता है, फर्स्ट प्री प्रोसेसिंग, सेकेंड है कंपाइलिंग, थर्ड है लिंकिंग। तो प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है, हमारा जो प्री प्रोसेसर होता है यानी कि जो ये हेडर फाइल का प्रोग्राम के साथ में लिंक होने को हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग। फिर जब ये लिंक हो जाता है हमारे सोर्स कोड के साथ में, देन कंपाइलर क्या काम करता है, इस सोर्स कोड को असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि डबल स्टेप में है, पहले असेंबली कोड में कन्वर्ट होगा, फिर असेंबली कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है। तो पहले कंपाइलर क्या करेगा, सोर्स कोड को असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देता है, फिर असेंबली कोड को असेंबलर ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है, फिर इस ऑब्जेक्ट कोड के साथ में कुछ सी लैंग्वेज की लाइब्रेरीज और कुछ अदर ऑब्जेक्ट फाइल अटैच होते हैं, और इन तीनों को लिंकर आपस में लिंक करके एक नई फाइल हमारी क्रिएट करता है जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल, यानी कि .exe फाइल हमारी क्रिएट हो जाती है जिसे बाद में एग्जीक्यूट कर लिया जाता है। तो इस तरीके से सी लैंग्वेज का प्रोग्राम 3 स्टेप पे कंपाइल होता है, पहला प्री प्रोसेसिंग, देन कंपाइलिंग होगा, फिर लिंकिंग होगा, उसके बाद हमारा exe फाइल जनरेट होगी जो एग्जीक्यूट किया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। थैंक यू।